पार्टी, उस परिवार ने यह भी नहीं चाहा कभी कि एक परिवार का नाम छोड़कर हिंदुस्तान की जबान पर किसी और का नाम ना हो। जब इस प्रतिमा को स्थापित करने की शुरुआत हुई, मैं तब गुजरात से सांसद थी, नरेंद्र भाई ने एक अलग प्रकार की अलख जगाई। कहा कि हर गांव से मिट्टी निकले, लोहे का दान हो, ताकि लौह पुरुष के नाम से इस प्रतिमा को जब स्थापित किया जाए तो हर गांव का योगदान उसमें इंगित किया जाए। ये बजट भी कुछ ऐसा ही, समाज के हर वर्ग, इंडस्ट्री के हर अंश का ये बजट है। लोगों की ये धारणा है कि बजट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बजट एक नेशन मेकिंग एक्टिविटी बन गई है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। इतिहास के पन्ने अगर एक दशक पहले पलटे तो दिल्ली में ही एक अखबार में साल 2010 में एक खबर आई थी कि सालाना देश को सिर्फ टॉयलेट ना होने की वजह से 24,000 करोड़ का देश को नुकसान होता है। आज से एक दशक पहले अखबार की सुर्खियों में दिल्ली में खबर थी कि मात्र पौष्टिक आहार ना पहुंचने की वजह से देश को सालाना $30 बिलियन का नुकसान होता है। तब सरकार किसकी थी ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन तब जो भी सरकार में थे, ये विषय ना उनके दिल को छुआ, ना इस विषय ने उन्हें झंझोड़ कर रखा, ना उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी की सरकार में कि शौचालय, पोषण जैसे मूलभूत सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। मैं आज भी स्मरण करती हूं मंजर लाल किले की प्राचीर से, जब देश के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री बोले कि अगर महिला का सम्मान करना है तो कम से कम हर गरीब परिवार में एक टॉयलेट तो बनाना हम शुरू करें। मुझे आज भी याद है जब हम विपक्ष में थे, महिला सुरक्षा के बारे में चर्चा करते थे तो ये कहते हुए भी झिझकते थे कि महिला जब शौच के लिए बाहर जाती है तो जितने भी महिला शोषण के केसेस हैं उनमें से लगभग 50% केसेस तब देखे जाते हैं जब महिला बाहर शौच के लिए जाती है। इस बात को स्वीकार करना समाज के लिए कठिन हो गया था कि एक महिला शौच के लिए बाहर जाएगी तो या तो उसका बलात्कार होगा या उसके साथ छेड़खानी होगी। जानते सब थे, समाधान देता कोई नहीं था। और प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र में इस आवेदन को, इस निवेदन को प्रस्तुत किया, तब हम स्टेट की, हर प्रदेश की सरकार से आह्वान किया कि राष्ट्रीय इस यज्ञ में हम अकेले नहीं कर पाएंगे, देश की जनता को जुड़ना होगा। और स्वच्छ भारत अभियान ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने उपहास उठाया, कहां प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेकर निकले हैं सफाई करने, लेकिन शायद उन लोगों को वर्ल्ड बैंक की उस स्टडी का अंदाजा नहीं था जिसने रेखांकित कर दिया था हमारी देश की इकोनॉमी में कि सालाना $50 बिलियन से ज्यादा का नुकसान देश को मात्र इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में स्वच्छता नहीं है। अब ये आंकड़ा मैं पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में बता रही हूं ताकि मैं जानती हूं आप सब इन स्टडीज को देखकर क्वांटिफाइबल लॉस के ऊपर परिचर्चा और गोष्ठी अलग से कर सकते हैं। So the loss to a nation's economy because of lack of toilets, can you imagine, was calculated a decade ago to be close to $54 billion. The loss to a nation's economy because of lack of nutrition was calculated to $30 billion annually 10 years ago. प्रधानमंत्री जी ने जब ये आह्वान राष्ट्र के सम्मुख किया, तब मुझे आज भी याद है, मैं एचआरडी मंत्री थी, कुछ लोगों ने कहा बन जाएंगे टॉयलेट। तब हमने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, बोला है तो हो जाएगा।
और देश के हर सरकारी स्कूल में एक नया आंदोलन सा हुआ, एक नई क्रांति सी हुई कि हमें बेटियों के संरक्षण में, बेटियों की शिक्षा में उनको बढ़ावा देने के लिए और उसको मूलभूत सुविधा देने के लिए कम से कम सरकारी स्कूल में एक महिला टॉयलेट जरूर बनाना है। 1 साल में लक्ष्य को पूरा किया और आज देश की राजधानी में कह रही हूं कि आपने ऐसी सरकारों को देखा है जो घोषणा एक पीढ़ी करती थी, पत्थर दूसरी पीढ़ी रखती थी, तीसरी पीढ़ी के हाथ में फीता काटने का आज तक मौका नहीं आया, वो अलग बात है। लेकिन इस देश ने पहली बार एक ऐसी सरकार को देखा जिसने घोषणा की और एक समय अवधि में उस घोषणा को साकार करके दिखाया। और मात्र स्कूल में टॉयलेट बनाने तक सीमित नहीं रहे, देश भर में 4 लाख स्कूली टॉयलेट एक साल में बनाना, लेकिन साथ ही गत 6 वर्षों में देश में 10 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार एक टॉयलेट मिला। मुझे आज भी याद है विपक्ष के नेता बड़ी बड़ी डींगे हाँकते, चांद पे पहुंच जाएंगे, सिंगापुर बना देंगे, लेकिन टॉयलेट नहीं बना पाए। और ये सोचते हुए भी दिल दहलता है कि सोचिए आप, एक परिवार में अगर 3 लोग भी हों तो देश में 30 करोड़ नागरिक हमारे दिन की शुरुआत बिना टॉयलेट के करते थे। We as people can possibly take it for granted because we've never seen that part of life and God has been very kind. लेकिन सोचिए जिनके जीवन का संघर्ष ही हर सुबह से होता था, अपमान से होता था, तिरस्कार से होता था, अस्वच्छ वातावरण से होता था। इसलिए आज जब बजट पर विशिष्ट यहां पर हमारे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि संजय जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी ने अपने वक्तव्य को रखा, तो उसमें मात्र एक ही निवेदन जोड़ रही हूं। अगर हम बजट को मात्र इकोनॉमिक एक्टिविटी के दृष्टिकोण से ना देखें, सामाजिक और नेशन बिल्डिंग की दृष्टि से देखें, तो समझेंगे कि ये बजट विस्तार है मोदी जी के राष्ट्रीय कल्पना का। 10 करोड़ टॉयलेट बने और इस बजट में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का आवंटन किया मोदी सरकार ने। जब प्रोनाउंसमेंट होती है तो इंडस्ट्री के ध्यान में मेगा टेक्सटाइल पार्क आता है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आते हैं, लेकिन एक मैन पावर के लिए, एक स्किल सेट के लिए, एक ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो मूलभूत सेवा है उसकी फाउंडेशन को रखने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, एक नवनिर्मित भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। बात जब सैनिटेशन की होती है तो हमारे देश में टॉयलेट के साथ साथ अभाव स्वच्छ पीने के पानी का भी कई परिवारों ने इन संघर्षों को देखा। मैं दिल्ली में जन्मी हूं, मुझे आज भी याद है, आज से 30-35 साल पहले आरके पुरम में रहती थी। गर्मी का मौसम आया मतलब तय करके रखिए कि आपको संघर्ष करना ही करना है। लेकिन आज जब उन व्यवस्थाओं की चुनौतियों को हम देखकर एक मुकाम पर आते हैं, बजट की ओर देखते हैं, तो मैं आनंदित हूं ये जानते हुए कि जल जीवन मिशन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और संकल्प लिया कि हर घर तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पाइप के माध्यम से जाए, नलके के माध्यम से जाए। और अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चरली कितनी बड़ी चुनौती है ये वो लोग भली भांति जानते हैं जिन्होंने वर्षों वर्ष से इंफ्रास्ट्रक्चर को फलते फूलते ना देखा। मोदी जी के नेतृत्व में जब स्वच्छ जल की बात हुई तो बहुत कम लोगों ने इस बात की चर्चा की होगी कि विश्व भर में स्वच्छ पानी ना पीने की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस होता है, उस लॉस को क्वांटिफाई किया गया है सालाना $260 बिलियन। जो लोग इसको सिर्फ सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की दृष्टि से देखते हैं वो समझ ले कि इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी पर होता है, हमारे हेल्थ स्पेंड पर होता है।
और आज भाजपा के कार्यकर्ता इस बात का गौरव कर सकते हैं कि मात्र 2 साल की अवधि में 3 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार नल से स्वच्छ जल मिल रहा है। और इसी संदर्भ में देश के 4,372 अर्बन लोकल बॉडीज में जल को पहुंचाने के लिए इस बजट में 2,80,000 करोड़ का लगभग आवंटन किया गया है ताकि देयर इज यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। अपने आप में ये बातें कुछ लोगों को अचंभित करती हूं, क्योंकि चेंबर के प्लेटफॉर्म पर कई बार बातें शायद लेबर रिफॉर्म की हो, एमएसएमई के डेट रिस्ट्रक्चरिंग की हो, या फिर सप्लाई चेन को और कैसे सशक्त कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स को और कैसे डायनामिक बना सकते हैं, इन सब की चर्चा होती है। लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत हमारा जनमानस है, और जब तक हर नागरिक तक स्वच्छ पीने का पानी, टॉयलेट, आवास नहीं उपलब्ध कराते तो क्या वाकई में हम अपने आप को प्रगतिशील कह पाएंगे? इसलिए आज जब हम बात करते हैं देश के बजट की, आत्मनिर्भर भारत के बजट की, तो ये कहना उचित है कि एक तरफ जल जीवन मिशन के संदर्भ में सरकार ने बजट को आवंटित क्या बढ़ाया, दूसरी ओर जैसे संजय जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा योगदान, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आपका उल्लेख संजय जी मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा 10 महीने बाद पूरा हॉल भरा हुआ है। मतलब 10 महीने पहले हालत क्या थी? विश्व भर में ये चर्चा होती थी 130 करोड़ का ये देश है, इस देश में गरीब का क्या होगा? भूखे पेट रात को सोएगा। इस देश के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा ये होती थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में कोविड की महामारी का क्या इंपैक्ट होगा, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना क्या सशक्त है कि वो हेल्थ सिस्टम रिकवरी में अपना योगदान दे पाएगा। यह सत्य है, जैसे आदेश जी ने कहा, दिल्ली में जैसे ही लगा कि प्रदेश की सरकार बागडोर नहीं संभाल पा रही, तुरंत ही गृह मंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया ताकि दिल्ली में ज्यादा जाने ना जाएं, दिल्ली की जनता सुरक्षित रहे। लेकिन थोड़ा अगर हेल्थ सिस्टम्स पर हम ध्यान फरमाएं, हमारे देश में बीमारी के वक्त गरीब परिवार की सबसे बड़ी चुनौती क्या? हम सब जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, प्रभु की कृपा है कि हमने वो संघर्ष नहीं देखा, लेकिन गरीब के घर में जाकर पूछिए, मां बीमार होती है तो कभी किसी को नहीं बताती, क्योंकि जानती है कि जेब में पैसा नहीं है इलाज का। वरिष्ठ नागरिक अगर किसी गरीब परिवार का सदस्य है तो बेटे को पिता नहीं बताते, मां नहीं बताती, क्योंकि जानती है कि जेब में पैसा नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की आयुष्मान भारत योजना की। देश के इतिहास में पहली बार 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना मेडिकल कवरेज देने वाली, 24,000 अस्पतालों से जोड़ने वाली गरीब जनता को अगर कोई सरकार हुई तो वो मोदी सरकार हुई। और आज जब आदेश जी कह रहे थे देश के 1.5 करोड़ नागरिकों को इसका फायदा मिल चुका है, मैं उसमें क्वांटिफाई कर दूं, 30,000 करोड़ का उनको फायदा हुआ। मतलब ये 1.5 करोड़ नागरिक हमारे कभी अस्पताल शायद जाते नहीं, जाते तो कहीं से उधार लेते तो कमर टूट जाती परिवार की, वो गरीब और गरीब हो जाता। 30,000 करोड़ का संरक्षण मेडिकल कवरेज नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको उपलब्ध कराया। साथ ही सब जानते हैं, बीमारी दिल की हो, किडनी की हो, डायलिसिस कराना हो, रोजमर्रा की दवा पर कितना खर्चा होता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनऔषधि स्कीम की शुरुआत की और उसके अंतर्गत देश में 7,000 जनऔषधि केंद्र बनाए। कुछ लोगों ने क्वांटिफाई किया कि इसका फायदा कितना हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों को सालाना 3,600 करोड़ की बजट
बचत सिर्फ गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों ने की इन 7,000 जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से। जनता का पैसा बचा, गरीब को स्वस्थ करने में ये स्कीमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाई। और इस बार जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से स्वस्थ भारत की कल्पना प्रस्तुत हुई है, जिसके लिए बजटीय आवंटन 2,23,000 करोड़ से ज्यादा है, उसमें देश में 17,000 से ज्यादा ग्रामीण अंचल में और 11,000 से ज्यादा शहरी अंचल में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा भारत सरकार ने की। देश में हर जिले में इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब खोलने की घोषणा इस बजट में हुई और 3,382 ब्लॉकों में पब्लिक हेल्थ यूनिट पहली बार जीवन में बनेगा इस बजट की वजह से। हम सब जानते हैं कि बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, कई प्रदेशों से लोग एम्स आते हैं। मैंने तो वो नजारा देखा जम्मू में, कश्मीर में, जब लोग कहते बस एक एम्स की पर्ची कटा दीजिए ताकि हम दिल्ली पहुंच जाए कुछ भी करके, नेताओं के चक्कर काटे जाते हैं। और मोदी सरकार ने कहा दिल्ली तक मत आओ, हम व्यवस्था आपके राज्य में करेंगे। और आज इस बजट में प्रधानमंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं कि देश के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पतालों में ब्लॉक्स में स्थापित करने की इस बजट में घोषणा हुई। They say God is in the details and that is why I'm reading the details. क्योंकि कुछ लोगों को यह वहम था कि सेंसेक्स में उछाल हो गया है, बजट का सबसे बड़ा मापदंड वही है। नहीं, बजट का मापदंड ये भी, तकाजा ये भी कि गरीब को, सामान्य परिवारों को सरकार क्या सुविधा दे रही है और इन सुविधाओं के चलते किस नए भारत के निर्माण की हम कल्पना कर रहे हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं। कुछ लोगों का भ्रम था कि आत्मनिर्भर भारत का बजट मतलब सिर्फ हम अपने आप में ही मस्त हो जाएंगे, संकुचित सोच के माध्यम से खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही कंज्यूम कर जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की विजन ये है कि विश्व स्तर की कंपनियां हिंदुस्तान की कंपनियां बने और उसके लिए अगर हमको कोई फाउंडेशन रखनी है तो वो फाउंडेशन रिसर्च भी है। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपया आवंटित करवाया गया। कुछ लोगों को ये लगता है कि रिसर्च मतलब एकेडमिक काम है, इसका इंडस्ट्री से कोई सरोकार नहीं है। अगर सरोकार है और उसका सबसे सफल कोई परिणाम दिखाना है तो वो पीपीई सूट्स के निर्माण में आप देख सकते हैं। ये वो देश है जिसने हिंदुस्तान की आजादी में कभी भी एक भी पीपीई सूट नहीं बनाया। मार्च के महीने में सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच में, सभी डॉक्टर्स, अस्पतालों के बीच में एक ही चिंता का विषय था कि देश में पीपीई सूट नहीं है। अगर डॉक्टर या नर्स को कोविड के पेशेंट के सामने जाना है तो हम उसके लिए मौत का सामान तय कर रहे हैं। इंटरनेशनल सारी बॉर्डर सील हो चुकी थी। तब देश की छोटी छोटी इकाइयों में एसएमई ने, कंपनीज ने खड़े होकर बोला, बताइए मोदी जी हम कैसे देश की मदद कर सकते हैं। संजय जी एमएसएमई का और टेक्सटाइल का उल्लेख कर रहे थे। हमारे पास देश में केवल एक लैब थी, वो भी कोयम्बटूर। भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के सौजन्य से उस एक लैब तक देश भर की इंडस्ट्री के सैंपल पहुंचाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि हमें देश भर में लैब खोलने, और 1 महीने में देश में 11 लैब खुल गए। जो देश एक भी कंपनी के माध्यम से पीपीई सूट नहीं बनाता था, 3 महीने की अवधि में उस देश में 1100 कंपनियां खड़ी हो गई।
उस देश में जहां पर 1 रुपया भी कोई पीपीई मैन्युफैक्चर करके नहीं कमाता था, उस देश में 3 महीने में $1 बिलियन की इंडस्ट्री सिर्फ पीपीई में खड़ी हो गई। और आज विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर चीन के बाद सिर्फ 3 महीने में अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। इसलिए आज आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं, मतलब मेक नॉट ओनली फॉर लोकल बट ऑल्सो हैव गुड इनफ स्टैंडर्ड्स टू गो ग्लोबल। लेकिन ये सरकार लॉकडाउन की चुनौतियों के बावजूद, महामारी की चुनौतियों के बावजूद भी कैसे गवर्नेंस में रिफॉर्म लाता गया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दिल्ली में कितनी कॉलेजेस, कितने स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में चर्चा होती रही 30 साल तक कि शिक्षा प्रणाली को बदलना है। चर्चाएं होती रही, पॉलिसी नहीं बनी। और कोविड में लोग ये मानकर चले थे कि विश्व भर में कोई भी सरकार पॉलिसी का काम नहीं कर रही तो हिंदुस्तान में भी नहीं होगा। लेकिन लोहा मानिए नरेंद्र मोदी सरकार का, उनके नेतृत्व का, कि उन्होंने कोविड में बचाव का काम भी किया और पॉलिसी रिफॉर्म का काम भी किया। और इसलिए आज जब बजट के संदर्भ में मैं चर्चा करती हूं तो ये कहना उचित है कि इस बजट में घोषणा न सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को साकार करने की है, बल्कि देश के आदिवासी अंचल में 750 एकलव्य स्कूल बनाने की भी कल्पना इसी बजट में। जिस सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, उसी सरकार ने इस बजट में 100 सैनिक स्कूलों को स्थापित करने का भी बजटीय आवंटन किया। शिक्षा के साथ साथ स्किल्स की दृष्टि से भी सरकार ने अपने कार्यक्रमों को और सशक्त करने का और बल देने का इसमें उपाय किया है। आज आदेश जी ने दिल्ली के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्क्स की भूमिका को रखा। और देश की सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि आज तो आदेश जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नरेंद्र मोदी सरकार की कई ऐसी घोषणाओं को, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को गिनवा सकते हैं, लेकिन इसी दिल्ली ने वो मंजर भी देखा जब स्टेडियम टूट रहा था। इसी दिल्ली ने वो मंजर भी देखा जब गेम्स के हवाले से पूरी दुनिया यहां आई और हम सब शर्मसार हुए थे। और इसलिए आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात का हम गर्व कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस बजट में रेल में 1 लाख करोड़ की घोषणा हुई। और मैं ये बता दूं कि 1 लाख करोड़ का मतलब क्या। रेल में अगर 1 किलोमीटर रेल का काम होता है, लाइन का, तो 24,000 मैन डेज का काम विकसित होता है। सड़क के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में आवंटित किया गया। सड़क 1 किलोमीटर बनती है तो 900 मैन डेज का काम सृजित होता है हमारी जनता के लिए। और ये भी बतला दूं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी दिसंबर 2019 में। कहा गया था 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोग साल 2020 में कंप्लीट कर लेंगे। लोगों को शायद ये बात ध्यान नहीं आदेश जी कि साल 2020 में 217 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए और जो वचन दिया था मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी लॉकडाउन और कोविड की परिस्थिति में मोदी सरकार ने पूरा किया। इसलिए आज जब आदेश जी गिनवा रहे थे कि ऑडिट की सीमा को कैसे बढ़ाया गया, जब आप बता रहे थे कैसे सीलिंग में भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉजिटिव भूमिका निभाई, तो मुझे लगता है अंतोगत्वा जब हम बजट की बात करें तो उसको मात्र इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक सोशल रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी की दृष्टि से भी देखें, जिसको फलीभूत किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मुझे इस बात का ज्ञान है कि जो निवर्तमान सांसद थे अमेठी के, वो तलाश रहे हैं कि इस बजट में क्या खोट ढूंढो, अभी तक मिला नहीं है।
अभी तक मिला नहीं है, लेकिन एक साधारण हिंदुस्तानी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, उसे इस बात का रंज नहीं होना चाहिए कि इस बजट के माध्यम से जानें बचती हैं तो उसका समर्थन हो। यहां मेडिकल कम्युनिटी के जितने प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आप सब जानते हैं कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन के देश भर में उपलब्ध ना होने की वजह से सालाना देश में 50,000 बच्चों की मौत होती है। मैं अचंभित थी कि इस बार जब बजट में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन अब देश के हर राज्य में उपलब्ध होगा, देश में 50,000 मासूम बच्चों की जानें बचेंगी, तब भी अमेठी के पूर्व सांसद के मुख से एक शब्द नहीं निकला। जब ये घोषणा हुई, न्यूमोकॉकल ठीक है सर, मैं मानती हूं, मे बी यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन जब ये घोषणा हुई कि वैक्सीन हिंदुस्तान में बन रहे हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन होगा ताकि साधारण हिंदुस्तानी की जान बच सके, तब भी समर्थन नहीं किया। जब यह घोषणा हुई कि देश के 10 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया सीधा बैंक में ट्रांसफर कराया, तब भी कुछ नहीं। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने यह घोषणा की कि एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड जो है वो 1 लाख करोड़ तक का, अब उसमें से मंडियों को भी सशक्त और मॉडर्नाइज करने का आवंटन किया है मोदी सरकार ने, तब भी कोई समर्थन नहीं किया। और मैं समझ सकती हूं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद ढंग से पढ़ा ना हो, पढ़ा होता तो शायद ये भी जानते कि आज जो एग्रीकल्चर पर इतना हमको जागृत करने का राहुल जी प्रयास कर रहे हैं, वो कम से कम इस जवाब को जरूर ढूंढते कि पंजाब सरकार ने, कांग्रेस की पार्टी ने पंजाब में क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के ऊपर 5 साल की सजा को सुनिश्चित किया। इसलिए आज का ये कार्यक्रम कोई मात्र इंटेलेक्चुअल या इंडस्ट्री और कॉमर्स की मीटिंग नहीं है। मैं इस सभागार को इस दृष्टि से नहीं देखती। मेरे लिए एक एक व्यक्ति जो आज यहां पर विराजमान है, वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान की प्रगति देखना चाहता है, वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान की शान को बढ़ने देखना चाहता है। और ये मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूं कि यहां पर उपस्थित एक भी व्यक्ति, उसकी विचारधारा चाहे कोई भी क्यों ना हो, कभी भी देश की राजधानी में भारत के टुकड़े का नारा नहीं देगा, तिरंगे का अपमान नहीं करेगा और नरेंद्र मोदी के सार्थक कामों में नरेंद्र मोदी का साथ देगा। और इसलिए आज भले ही मुझे आमंत्रित किया गया हो कि मैं बजट की दृष्टि से आप सबके साथ इस परिचर्चा में भाग लूं, लेकिन मेरे लिए ये एक अलग मौका है। दिल्ली प्रदेश में आप में से कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी गरीब का संरक्षण किया, गरीब को मदद पहुंचाई। इस बजट में हेल्थ केयर के लिए प्रावधान है, लेकिन आज मेरा कर्तव्य है कि आप जैसे डॉक्टर्स को, मेडिकल कम्युनिटी को मैं आभार व्यक्त करूं। दिल्ली के कई ट्रेडर्स यहां पर आज उपस्थित हैं। आदेश जी सीलिंग की दृष्टि से चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं जानती हूं कि चाहे वो चांदनी चौक हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।